सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत ही खुश होंगे। आज एक नई साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए साखी सुनते हैं। धनी लाल नाम के व्यापारी की 3 बेटियां थीं। उनका कोई बेटा नहीं था। वो अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही धनिक था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। तीनों बेटियों के राजसी सुख में कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर प्रकार के राजसी सुख प्राप्त थे। एक दिन धनी लाल अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। धनी लाल ने अपनी तीनों बेटियों से कहा, अच्छा तुम तीनों एक बात बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो, किसके नसीब का खाते हो? दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं, आपके नसीब का खाते हैं। अगर आप हमारे पिता ना होते तो कहाँ से हमें ये राजसी सुख मिलते हैं? कहाँ से हमें इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे पकवान मिलते हैं? ये सब भाग्य नसीब पिताजी आपका है। अगर हम किसी गरीब के यहाँ जन्म लेते तो क्या पता हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती कि नहीं। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि आप मेरे पिता हैं और हमें भी आपका भाग्य, आपके नसीब से कुछ मिलने का मौका मिला। दोनों बेटियां बोली जा रही थी, लेकिन धनीलाल की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम रंजना था, वो चुप थी। पिता ने सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटा तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों नहीं बोलती? तब सबसे छोटी बेटी रंजना ने कहा, पिताजी मैं दोनों दीदियों की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके भाग्य से नहीं खाती, मैं आपके नसीब से नहीं खाती, मैं तो खुद अपने भाग्य से खाती हूँ, अपने नसीब से खाती हूँ। रंजना की ये बातें उसके पिता को अच्छी नहीं लगी। ऐसा लगा रंजना की इन बातों से उसके पिता के अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगी। पिता ने कहा, रंजना तुम ये क्या बोल रही हो? तुम अपने भाग्य, अपने नसीब का कैसे खाती हो? मैंने तुम्हें ये सारी राजसी सुख सुविधाएं दी हैं। मेरे कारण ही ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे नसीब, तुम्हारे भाग्य में हैं। तो याद रखो, तुम मेरे भाग्य का, मेरे नसीब का खाती हो। रंजना ने कहा, नहीं पिताजी ये बात गलत है। मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में राजसी सुख सुविधाएं लिखी हुई हैं, तभी तो ये सब मुझे प्राप्त है। मैं गरीब घर में भी जन्म लेती तो मेरे भाग्य में अगर राजसी सुख सुविधाएं लिखी रहती तो उस गरीब घर में भी मुझे राजसी सुख सुविधाएं मिलती। इसीलिए मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। धनीलाल रंजना की इन बातों से बहुत ही क्रोधित और असहमत था। कुछ सालों बाद धनीलाल ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी एक धनी परिवार में कर दी, ताकि उन्हें वही सुख सुविधाएं प्राप्त हो जो उसकी बेटियों को उसके पास मिलती थी। और सबसे छोटी बेटी की शादी रंजना का एक लकहाड़े से कर दी। वो लकहाड़ा बहुत ही गरीब था। धनीलाल के अहंकार पर रंजना की इन बातों से बहुत चोट लगी थी। शादी हो जाने के बाद जब रंजना की विदाई हो रही थी तो धनीलाल ने रंजना से कहा,
तुम्हें याद है ना बेटा कि तुमने क्या कहा था कि तुम अपने भाग्य अपने नसीब का खाती हो। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब परिवार में कर दी। वहाँ पर तुम जीवन बिताओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें आज तक जितने भी राजसी सुख प्राप्त थे वो मेरे नसीब का थे, मेरे भाग्य का थे, और तुम मेरे भाग्य का खाती थी। लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें ये एहसास हो जाए तो तुम मदद के लिए अपने पिता को पुकारोगी, तो तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे और तुम्हारी हर तरफ की मदद करेंगे। लेकिन तुम्हें ये मानना होगा कि तुम मेरे भाग्य का खाती हो। रंजना ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सब अपने अपने भाग्य के ही खाते हैं, सब अपने अपने नसीब के खाते हैं। जिनके नसीब में जो लिखा रहता है उन्हें वो मिल ही जाता है। और मेरे नसीब में राजसी सुख लिखा होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। रंजना अपने ससुराल आई। ससुराल में सिर्फ पति के अलावा और कोई नहीं था। रंजना का पति भी एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था। रोज जंगलों से लकड़ियां काटता, उसे बेचता, तब घर में 2 वक्त की रोटी बनती। एक दिन रंजना के पति ने रंजना से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वो राजसी सुख नहीं दे पाया। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्षमा नहीं मांगिए। सबके अपने अपने नसीब, अपने अपने भाग्य होते हैं। अगर मेरे भाग्य में राजसी सुख लिखा है तो वो वापस आ जाएगा। बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि भाग्य और नसीब भी उसी का साथ देते हैं जो अपना कर्म करते रहते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद धनी लाल ने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी रंजना अभी भी इसी बात पे अड़ी हुई है कि वो अपने भाग्य अपने नसीब का खाती है। तो उसे और क्रोध आया और धनीलाल ने उस जंगल को नीलाम करवाने का फैसला लिया, जिस जंगल से रंजना के पति लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन रंजना का पति घर में बहुत ही मायूस बैठा हुआ था। रंजना ने अपने मायूस पति को देखकर कहा, क्या हुआ, आप इतने मायूस क्यों बैठे हैं? तब रंजना के पति ने कहा, तुम्हारे पिताजी वो जंगल को नीलाम करवा रहे हैं जहाँ से मैं लकड़ियाँ काटकर गुजारा अपना करता हूँ। अगर वो जंगल नीलाम हो जाएगी तो कहाँ से मैं लकड़ियाँ काटूंगा, कैसे हमारा गुजारा चलेगा? हमारी तो रोजी रोटी ही छीन गई। अगर वो जंगल नीलाम हो गया तो हम तो भूखे ही मरेंगे। रंजना बहुत ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। जब वो जंगल नीलाम हो तो नीलामी की बोली जितनी भी आए, आप उसमें से 1 रुपया ज़्यादा जोड़ के वो बोली लगा देना। रंजना के पति ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं नीलामी की बोली कैसे लगा सकता हूँ? मेरे पास उतना देने के लिए है भी नहीं। तब रंजना ने कहा, आप मुझ पे विश्वास रखिए, जितनी भी नीलामी की बोली लगे आप उसमें 1 रुपया ज़्यादा जोड़ के बोल देना। और ऐसा ही हुआ। जो भी नीलामी की बोली लगती थी उसमें रंजना का पति 1 रुपया ज़्यादा जोड़ के बोल देता। आखिरकार अंत में वो जंगल रंजना के पति का हो गया और नीलाम करने वालों ने कहा कि 1 महीने के अंदर ये जंगल आपका हो जाएगा और 1 महीने के बाद आप इस नीलामी के पैसे को भर देना।
ये जंगल आपका होने में 1 महीने समय इसलिए लग रहा है कि कुछ कानूनी पेपर बनवाने हैं। वो कानूनी पेपर बन जाने के बाद ये जंगल आपका हो जाएगा और आप 1 महीने बाद इस नीलामी के पैसे को भर देना। रंजना का पति अब घर आके और ज्यादा मायूस हो गया और अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत ही गहरी सोच में डूबा था। तभी रंजना ने फिर पूछा, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, तुमने जैसा बोला था वैसा मैंने किया। 1 रुपया ज़्यादा बोली लगा दी और वो जंगल भी अब मेरा हो गया। लेकिन 1 महीने के अंदर हमें उस जंगल के 8 लाख रुपए चुकाने होंगे। हम 8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बहुत मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ और ये 8 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। रंजना के पति ने कहा, हमारे पास 1 महीने का समय है और ये समय बहुत ज़्यादा है। 8 लाख रुपए जुटाने के लिए आप जिस जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे, मैं उस जंगल में गई हूँ और वो लकड़ियाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ चंदन की लकड़ियाँ हैं। आप उन लकड़ियों को काटें और दूसरे राज्य में जाकर बेच दें। चंदन की लकड़ियाँ होने के कारण वो बहुत ही ऊंचे दामों में बिकेंगे। रंजना के पति ने कहा, क्या तुम्हारे पिताजी को पता नहीं है कि वो जंगल चंदन की लकड़ियों से भरी हुई है? रंजना ने कहा, मालूम है। इस राज्य में चंदन की लकड़ियों का जंगल है, पर वो कहाँ है वो पिताजी को नहीं मालूम। मेरे पिताजी के पास बहुत ही जगह और ज़मीन है, इसलिए वो हर जगह दौरा नहीं कर सकते। उन्होंने हर जगह और ज़मीन को नहीं देखा, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने जो जंगल को नीलाम करवाया वो चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ है। और मैं जब आपके लिए खाना लेकर गई थी तब मैंने उस जंगल को देखा और मुझे चंदन की लकड़ियों की पहचान है, इसलिए मैं ये समझ गई कि ये जंगल सिर्फ और सिर्फ चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ है। अब ऐसा ही हुआ। रंजना का पति लकहारा चंदन की लकड़ियां काटता और उसे दूसरे राज्य में ऊंचे ऊंचे दामों में बोली लगा देता। दूसरी तरफ जंगल से चंदन की लकड़ियां काटता और उस जंगल में नए नए पेड़ लगाते जाता ताकि ये जंगल कभी खाली ही ना पड़े। लखाड़े के पास अब 8 लाख से भी ज़्यादा रुपए हो गए। लखाड़े और रंजना ने उस जंगल के नीलामी के पैसे 8 लाख रुपए चुका दिए। अब वो जंगल रंजना और लखाड़ा का हो गया। लखाड़ा और रंजना धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे थे। दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके एक महल बनवाने का फैसला लिया। कुछ समय बाद महल भी बन गया। रंजना अपने महल के छत पर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। उस वक्त रंजना के बगीचे में कुछ काम चल रहा था, जिसमें कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। रंजना ने देखा कि उन मजदूरों में उसके परिवार वाले, उसके पिताजी, उसकी बहनें मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। रंजना ने महल की छत पर से ही सैनिकों को आवाज देकर उन मजदूरों को ऊपर लाने के लिए कहा। जब वो मजदूर ऊपर आए तो वो रंजना को देखकर बहुत ही चौंक गए और धनीलाल ने कहा, बेटा ये महल तुम्हारा है? तब रंजना ने कहा, हाँ पिताजी, ये महल मेरा है, हमने ही बनवाया है। लेकिन पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे? आप मजदूरों वाला काम क्यों कर रहे हैं? तब धनीलाल ने बताया,
बेटा, मेरे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसके कारण हमारी ऐसी हालत हो गई और हमें अब मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, आज तुम्हारी वो कही हुई बातें हमें समझ में आ गई कि तुमने कहा था हम सभी अपने अपने भाग्य का, अपने अपने नसीब का खाते हैं। अगर नसीब में राजसी सुख होगा तो वो मिल ही जाएगा। जिस प्रकार तुम्हारे नसीब में राजसी सुख था और वो तुम्हें मिल गया। रंजना ने अपने पिता से कहा, हाँ पिताजी, ये सत्य है। हम सब अपने भाग्य का, अपने नसीब का खाते हैं और हमारे भाग्य में राजसी सुख हैं तो वो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन उसे पाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म का भाग्य भी साथ नहीं देता। साथ संगत जी, ये सत्य है कि सभी के अपने भाग्य होते हैं, सभी के अपने नसीब होते हैं। संसार में सभी को अपने अपने भाग्य, अपने अपने नसीब का ही मिलता है। जिस प्रकार धनी लाल की सबसे छोटी बेटी रंजना के भाग्य में, उसके नसीब में राज्य भोग का सुख लिखा हुआ था, लेकिन उन राज वैभव का सुख प्राप्त करने के लिए रंजना और उसके पति लकहाड़ा हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहे। उन्होंने कर्म किया और उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप उन्होंने अपना भाग्य बना लिया। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि भाग्य भी, नसीब भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते जाते हैं। उन जो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, उनका तो भाग्य भी साथ नहीं देता। साथ संगत जी, भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा है कि कर्म का तूफान पैदा करिए, क्योंकि भाग्य और नसीब भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। क्योंकि हमारे भाग्य तो हमारे नसीब बताते हैं, लेकिन हमारे कर्म तो हमारे नसीब को बनाते हैं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार फिर एक नई साखी के साथ दासी उपस्थित होगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत